So hello everyone, welcome back to my channel. So we have studied the topic ozone layer in the last video. Now we'll be starting off with the topic what is ecology. Ecology is the study of organisms and the interrelationship among organisms and the environment. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी करना और इन्वायरमेंट से उनकी क्या रिलेशनशिप है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं. मीन्स स्टडिंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज इकोलॉजी. The destruction of our forest has led to the disturbance of the delicate balance in the entire ecosystem. जो भी फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस पहले मेंटेन था अब वो मेंटेन नहीं है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है. इट हैज़ गिवन राइज टू ग्रेव रिस्क फॉर द एवरी सर्वाइवल ऑन द अर्थ. और इसकी वजह से हर एक स्पीशीज़ जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके सर्वाइवल को कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ रहा है. Only recently we have started correcting this dangerous situation. The concern for ecological conservation has come to dominate the world scene. But now slowly and slowly जो लोग हैं वो इस grave problem को समझ रहे हैं और इसके solution की तरफ march कर रहे हैं. Now ecosystem. Ecosystem is a basic functional unit which includes both the organisms and non-living environment, each influencing the properties of the other, and each one is necessary for maintenance of life on the earth. इकोसिस्टम एक ऐसा बेसिक फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है. सो इकोसिस्टम एक ऐसा बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और उनके आसपास का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी आता है. और इकोसिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे वो दोनों यानी कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कैसे एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे एक दूसरे की मेंटेनेंस के लिए दोनों का कोएग्जिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ सिमिलर टू अ फूड चेन. इकोसिस्टम में हमारी सारी फूड चेन आती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कैरी आउट होती हैं. सो इकोसिस्टम एक ऐसा बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी क्या क्या रिलेशनशिप है, उनका कैसे एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है और कैसे ये एक दूसरे की लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. Each ecosystem has two main components. So broadly the ecosystem or ecological system is divided into two main components. The first one is abiotic, that is a non-living environment which includes heat, light, water, wind, soil, rocks, organic matter and etc. The second one is biotic. The biotic components of ecosystem are the following order. Producers. They are autotrophic green plants. We all know producers are the green plants which are also autotrophic. It means they create their food by themselves and some photosynthesis bacteria. ये बहुत ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और मिनरल्स की हेल्प से ये अपना वाटर और अपना फूड ड्राइव करते हैं. दे मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा. सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से थ्रू और वाटर और मिनरल्स की हेल्प के थ्रू जो इन्हें सॉइल से मिलता है ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स प्रोड्यूसर्स. नाउ कंज्यूमर्स. They are heterotrophic which depends for their nutrition on the organic food manufactured by producers. ये heterotrophic हैं. It means they are not self dependent और ये अपने organic food के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. और ये producers that is जो autotrophs हैं उन पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए. That is the green plants. ये हमारे जो कंज्यूमर्स हैं these are broadly in three types. The first one is primary consumer. ये herbivore होते हैं which only eats grass and plant residues. The examples are benthos, zooplanktons, cow, deer, etc. So ये vegetarian वाली कैटेगरी में आते हैं. The second one is secondary consumers. These are the carnivore which feed on the primary consumers. These are chiefly insects, fish, wolves, snakes, etc. ये carnivores होते हैं यानी कि flesh eating जो organisms होते हैं वो secondary consumers में आते हैं. The third one is tertiary consumers जिसमें कुछ लार्ज फिश एनिमल्स जो कि छोटे छोटे स्मॉल फिश एनिमल्स को खाते हैं. इसमें हमारे बैक्टीरिया और एल्गे वाले कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. नाउ डिकम्पोजर्स. दे आर चीफली बैक्टीरिया, फंगी एंड सॉरी द वर्ड इज़ नॉट क्लियर. सो डिकम्पोजर्स एज अ वर्ड सेज जो हमारे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं. दे ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज मैक्रो कंज्यूमर्स टू सिंपल फॉर्म्स. Thus, they play an important role in the return of minerals and elements against the soil.
सो जब भी कोई हमारा लिविंग या नॉन लिविंग पर्सन कैन नॉट डाई, जब भी हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसमें मेनली हमारे बैक्टीरिया और फंगी आते हैं, ये उस कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उनका जो मिनरल्स है दैट गोज बैक टू द सॉइल. सो दिस इज द थिंग विच द डिकम्पोजर्स कैरी आउट इन द होल इकोसिस्टम प्रोसेस. Now, food chain. The transfer of food energy from the producers through a series of organisms, herbivore to carnivore to decomposers, with repeated eating and being eaten, is known as a food chain. किसी भी फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में भी हमारे 3 टाइप के कंज्यूमर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और डिकम्पोजर्स. सो इनके थ्रू जब हमारी फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसमें रिपीटेडली खाना या फिर खाने को दर्शाना, एक फूड चेन कहलाता है. अ फूड चेन इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम स्टार्ट्स विद द ग्रासेस एंड गोज टू ग्रास हॉपर्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, हॉक्स एंड सो ऑन. मेनली ग्रासलैंड की इकोसिस्टम की फूड चेन की अगर हम बात करते हैं, तो वो ग्रास से स्टार्ट होती है, देन ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग्स, देन स्नेक्स, हॉक्स एंड सो ऑन. सो food chain is a very basic structure which we study in our earlier classes. So we know when the food energy transfers from one organism to another, which includes the series of repeated eating and being eaten, that is known as a food chain. इसमें हमारी food की energy transfer होती है. Now, development and ecology. A sweeping statement like all development is destructive would seek to convey the impression that the protection and preservation of ecology is the fad of the new freak groups who are out to run development as the root cause of all the ills and irritations. एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है विच सेज ऑल डेवलपमेंट इज डिस्ट्रक्टिव. इसमें जो लोग हैं ये बोलते हैं कि चाहे कुछ भी आप अर्बन डेवलपमेंट करोगे, दैट डेवलपमेंट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि कहीं ना किसी एंगल से उससे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट हो ही रहा है. ठीक है. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑफन ब्लेम फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी एज इट कॉजेज पॉल्यूशन, वेदर दो द स्मोक बीइंग ब्लेस्ड आउट बाय द चिमनीज इन द वेरियस फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, और थ्रू एफ्लुएंट्स बीइंग कॉन्स्टेंटली डंप्ड इनटू रिवर्स. इसी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, मेनली उसी पर ब्लेम जाता है हमारी इकोलॉजी को डिस्ट्रक्शन के रीज़न के लिए. ठीक है. तो जब भी हम बात करते हैं कि हमारी इकोलॉजी या हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, सो द मेन कॉज इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि वहीं से हमारा मेनली पॉल्यूशन एमर्ज होता है, बी इट द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज और द अनट्रीटेड वाटर दैट इज like properly dumped out in the rivers. We need not forget the fact that our civilization has traversed through several stages to reach its present position. So we must not forget the fact कि जो हमारी civilization है उसे इस stage तक आने में भी बहुत ही ज़्यादा efforts लगे हैं. However, progress has not been achieved only at the cost of ecology. बट सिर्फ इकोलॉजी के डिस्ट्रक्शन पे ही हमारी प्रोग्रेस ये अचीव नहीं हुई है. बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि मॉडर्न साइंटिफिक सिविलाइजेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं. सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट द ओनली रूट कॉज फॉर द इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन. देयर आर ऑल्सो सेवरल अदर फैक्टर्स. नाउ, प्योर इन्वायरमेंट. Our long-term survival depends on environment. We all know कि हमारा survival सिर्फ environment पे ही dependent है. We must not therefore ignore this fact. Mass poverty and ecological degradation are mutually harming our environment. Environment and economic development goals must consequently go hand in hand. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज़ रिटन हेयर कि इन्वायरमेंट और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये एक ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, यानी कि दैट मस्ट गो हैंड इन हैंड. आफ्टर ऑल, इट इज़ द बायोस्फीयर दैट इज़ द एयर, द वाटर इनकेसिंग आवर अर्थ, बिसाइड्स द ग्रीन कवर एंड द वाइल्ड लाइफ दैट सस्टेन लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. बिकॉज क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी सस्टेन नहीं कर पाएगी. And if the life is not properly sustained, then you have to forget all your economic developmental goals. Now, struggle for preservation. The struggle is now for preservation and adequate renewal of these resources. Attempts are being made to check the reckless destruction of our precious environment.
अब धीरे धीरे जब हमारी पॉपुलेशन को रियलाइज़ हो रहा है दैट द मास डिस्ट्रक्शन इज कॉज टू द इन्वायरमेंट, तो धीरे धीरे कुछ अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके. साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट मैनकाइंड मे हैव टू रिटर्न टू द मच dreaded ice age if reckless destruction of trees, other greenways and natural resources continued at the present pace associated with progress, especially in industry. और साइंटिस्ट ने ह्यूमन पॉपुलेशन को वार्न भी करा है कि अगर इसी रेट से हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन होता रहा, सो वी हैव टू गो बैक टू द आइस एज जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी एंड द ह्यूमन्स वर लिविंग इन वेरी डीप कनेक्शन विद द इन्वायरमेंट. So this is the statement which scientists have given us to given. So अगर preservation सही time पर नहीं होती है, so that must result in the go back to the age of ice age. Now, environmental degradation. Environmental degradation is drawing phenomenal attention of the academic and policymakers during the last 2 decades because of rapid indiscrimination industrialization all over the globe. The most precious heritage of man, the natural environment, is in danger. Today, it is realized that investments in environmental conservation and pollution control measures would enhance productivity in the long run rather than be a stumbling block in the path of development. Now, environmental degradation जो कि पहले एक बहुत ही ignored concept था, इस पर धीरे धीरे हमारे academicians और policy makers ध्यान दे रहे हैं. They are realizing the fact कि environment के बिना हम development के path पर चल ही नहीं सकते हैं, because the development which does not includes the environment is not the type of development which the human population wants in a long run. So आजकल जो भी हमारी कंपनीज हैं जो अपने इन्वायरमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, जो अपनी इन्वायरमेंट के लिए केयर करती हैं, वो ही लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगी. Now, changes in our ecology. Ecological changes are caused by increasing exploitation of underground water, increased use of fertilizers leading to degradation of soil content, rapidly increasing consumption of oil, petroleum and diesel, therefore depletion on a huge scale. All these factors cause imbalances in physical and biological surroundings. Now, क्या क्या changes आ रहे हैं हमारी ecology में, वो हम देखते हैं. That is जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है दैट इज़ डिप्लीटिंग एट अ फास्ट रेट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वो हमारा वाटर जो है वो पम्प्ड आउट हो रहा है. फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से जो सॉइल का मिनरल कंटेंट है वो लूज़ होता जा रहा है. द सॉइल इज़ लूजिंग इट्स फर्टिलिटी. और हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ ऑयल, पेट्रोलियम एंड डीजल, उनके रैपिड कंजम्पशन से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग चेंजेस इन आर ecology. Now, greenhouse effect. The greenhouse effect arising due to the increased carbon dioxide content and increase in global temperature and depletion of ozone layer due to chlorofluorocarbons used possesses the greatest threat to the very existence and survival of human beings and flora and fauna around the globe. Now, in a single line, the whole greenhouse effect is explained. That is, greenhouse effect कब होता है? जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है एयर में वो बढ़ जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सन रेज जो है वो हमारे अर्थ पर आ रही हैं. एंड वाई द ओजोन लेयर इट्स डिप्लीटिंग? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इसकी वजह से not only human beings, the entire species of flora and fauna and its existence is being threatened. The greenhouse effect and acid rain, ozone depletion and nuclear winter, all these reflect human interference in the environment and all have become synonymous with catastrophe. जो greenhouse effect है, acid rain, ozone depletion, nuclear winter, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे जो human है वो nature के साथ interfere कर रहा है, and these all are synonymous with catastrophe. Catastrophe means a disaster. So respect for ecology is therefore a vital part of any responsible strategy. Investment in conservation and pollution control measures would be beneficial in the long run. So that is in the last they have said that respect for the ecology is a very must and vital part for a responsible strategy in the long run. और अगर आप किसी भी नेचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं to control the pollution, that would be beneficial to you in the long run. It must not be beneficial in the short run, but in the long run you will be sustained a growth. So this is it for this video. I hope you're able to understand it. Thank you so much.